स्टूडेंट्स, इस सेशन में ब्रिज से संबंधित क्षेत्रफल देखना है और ब्रिज से संबंधित कुछ फार्मूला देखेंगे। क्लास 10th में आपका मेंसुरेशन जो चैप्टर है, टॉपिक है, उसमें 2 चैप्टर है। आपका पहला है क्षेत्रफल का चैप्टर है, यानी एरिया का, प्लस आपका आयतन का चैप्टर है। ठीक, आयतन में आपका शंकु जो हो गया, शंकु जो हो गया और बेलन जो हो गया आपका, यानी जिसे सिलेंडर कहा जाता है, और आपका कोन हो गया ये जिसे शंकु कहते हैं, और गोला जो हो गया आपका स्फीयर हो गया। माने 9th क्लास में अलग अलग चैप्टर जो पढ़ना था इसमें मिक्स करके आपका एक वॉल्यूम का चैप्टर हो गया और एक क्षेत्रफल का चैप्टर हो गया। क्षेत्रफल में ऐसे ही इसमें सिर्फ ब्रिज से संबंधित ही पढ़ना है, ठीक है। और इससे आपका एग्जाम में, क्योंकि आपका एमसीक्यू 100 क्वेश्चन है, एमसीक्यू कितना क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन में आपको 7 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में मिलेगा ब्रिज से संबंधित और आयतन से संबंधित, ठीक है। और 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपका मिलेगा, 3 या 2 क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि आपका 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, इसमें सिलेबस थोड़ा 30 क्वेश्चन इस बार भी आपका 2023 में रहने वाला है, क्योंकि अभी सेंटअप एग्जाम हुआ है उसमें भी 30 क्वेश्चन दे रहा है, उसमें से आपका 50 का जवाब देना है। और एमसीक्यू 100 क्वेश्चन है जिसमें 50 का जवाब देना है, जो बहुत सुनहरा मौका है 2023 में एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए। इसमें भी आप मैथ में 100/100 यानी 100 में आप 100 मार्क्स ला सकते हैं अगर थोड़ा सा भी ध्यान दीजिएगा तो। और हम पढ़ाए हुए हैं क्लास 10th का जितना भी मैथ है, चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ाया गया है। आप वीडियो देख सकते हैं 10 शिक्षा चैनल पे, वहाँ पे चैप्टर बाय चैप्टर में फार्मूला के साथ आपका मेन क्वेश्चन भी समझाया गया है, प्रीवियस क्वेश्चन भी समझाया, उसका सेट एक चलेगा ऑब्जेक्टिव का। और यहाँ तो हम फार्मूला समझाएंगे ब्रिज से संबंधित, और इसमें भारतीय भवन का जो चैप्टर है मेंसुरेशन का, पहला ब्रिज से संबंधित, उसका एक एक क्वेश्चन बताएंगे, जो 2024 में जो नए बच्चे एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए तो सही रहेगा, क्योंकि अभी से ही लगभग जो अभी 9th में बच्चे हैं वो अपना मेंसुरेशन क्लास 9th का पढ़ चुके होंगे, ठीक है। जस्ट आप क्लास 9th का मेंसुरेशन पढ़े हैं, जस्ट अब 10th का आप पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक है कि समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें अलग अलग चैप्टर था, इसमें मिक्स करके एक एरिया का चैप्टर जिसे क्षेत्रफल कहते हैं और दूसरा वॉल्यूम का चैप्टर जिसे आयतन कहते हैं वो दिया हुआ है। तो आप उसके बाद 9th के बाद डायरेक्ट इसमें पढ़ सकते हैं। तो दोनों वाले क्लास के बच्चों को फायदा होगा, या जो 10th में जाने वाले हैं और जो 10th में, उसके लिए तो है नहीं है। चलिए अब इस सेशन में सिर्फ हम फार्मूला देखेंगे और इसके बाद वाले वीडियो में सवाल एक एक देखेंगे। तो पहला आपका है ब्रिज से संबंधित मुख्य पद, यानी कुछ यहाँ पे टॉपिक दिया हुआ है इसका, केंद्र यानी सेंटर। सेंटर होता क्या है, तो वृत्त के ठीक बीचों बीच का बिंदु अर्थात वह बिंदु जहां से वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं की दूरी समान होती है। सिंपल सा है कि मान लीजिए एक हम सर्कल लेते हैं, ठीक, बीच में एक सेंटर ले लेते हैं, सेंटर से ये इसको हम परिधि कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। ऐसे सब बताएंगे, इसमें परिधि भी है, लेकिन समझते चलिए ये आपका परिधि है, और परिधि पर सेंटर से जितना भी आपका डिस्टेंस जाएगा ये सब क्या होगा, इक्वल होगा। तो किससे होकर जा रही है, सेंटर से। सेंटर को मान लिए हम O हो गया पॉइंट, ठीक है, ज्यादातर O से ही हम यहाँ पे दर्शाते हैं, ऐसे P से भी दर्शा सकते हैं, Q से भी दर्शा सकते हैं आप सेंटर को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका कि वृत्त के ठीक बीचों बीच का बिंदु वह अर्थात वह बिंदु जहां से वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं की दूरी क्या होती है, समान, इक्वल होती है। रेडियस का वैल्यू क्या होती है, सेंटर से जो दूरी होती है इसे रेडियस कहा जाता है, ठीक है, सब इक्वल होती है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 में कि रेडियस क्या है, ठीक,
केंद्र से वृत्त के घेरे बिंदु पथ की दूरी त्रिज्या कहलाती है, यानी सी वृत्त का केंद्र, यहाँ पे हम सी लिए हैं सेंटर, ठीक है। तथा सीपी है, सीपी जो हो गया ये सीपी, ये वाला जो हो गया यहाँ से ये सीपी जो हो गया आपका क्या हो गया, त्रिज्या हो गया, वृत्त की त्रिज्या है। और यहाँ पे आप दे सकते हैं, यहाँ पे देखिए तो समझा रहे हैं, यहाँ से ये हो गया, ये सी दिए है सेंटर, यहाँ पे ले लिए पी, तो इसको P1 कर देंगे, फिर यहाँ से इसको P2 कर देंगे, यहाँ से क्या कर देंगे P3 कर देंगे, यानी CP1 CP2 और CP3, ये तीनों क्या है आपका रेडियस, कितना हो ले सकते हैं, सब क्या है आपस में इक्वल, हम इक्वल दे दिए, CP बराबर CP1 CP2 CP3 CP4। ओके, समझ गए होंगे। चलिए अब अगला पेज देखते हैं। अगला पेज में आपका परिधि, वृत्त के बिंदु पथ अर्थात वृत्त जिस वक्र से घिरा होता है उसे परिधि कहते हैं। सिंपल वक्र, वक्र जानते हैं ना, कवर्ड, जो कवर्ड आपका स्ट्रक्चर होता है इस तरह, ठीक है। तो इसी तरह से आपका क्या होता है वक्र, इसी को हम क्या करेंगे ऐसे करके अगर घेर दिए तो इसी को क्या कहेंगे परिधि। तो वक्र ही तो है, कवर्ड है, मुड़ा हुआ टाइप है, ऐसे आप ले लीजिएगा, मुड़ा हुआ है, इधर से आप गोल कर दीजिए तो क्या हो गया, ये आपका सर्कल हो गया, यानी वृत्त हो गया। तो वृत्त के बिंदु पथ अर्थात वृत्त जिस वक्र से घिरा होता है उसे परिधि कहते हैं। बिंदु P जिस वक्र P1 P2 आप दर्शा सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं P, यहाँ पे कर सकते हैं P1, यहाँ पे कर सकते हैं P2, यहाँ पे कर सकते हैं P3, ऐसा ही ले सकते हैं, ठीक है। चलिए अब जीवा देखते हैं, कॉर्ड जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, तथा व्यास देखेंगे, ठीक, डायमीटर। वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड जीवा कहलाती है, ए भी एक जीवा है। माने इस पर क्वेश्चन रहता है एमसीक्यू में, ठीक है, बताएंगे आगे चल के, देखिए इसमें कैसे रहता है क्वेश्चन। तो जीवा क्या हो गया, क्या कहा है कि वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, मान लीजिए ये वृत्त हो गया, अब एक यहाँ पॉइंट एक यहाँ पॉइंट ले लिया, ये दोनों को क्या कीजिए मिला दीजिए, तो जीवा हो गया। ये सब दोनों पॉइंट को मिलाएंगे, दोनों परिधि पर से कहिए ना, इस परिधि है ना, ये परिधि है, तो परिधि पर एक पॉइंट ही ले लिए, एक तरफ इधर ले लिए पॉइंट है, इसको मिला दिए तो क्या हो गया जीवा, ये सब क्या हो गया जीवा। अब इसमें खास बात है कि जो सेंटर से होकर जाएगा वो सबसे लॉन्ग होगा, यानी बड़ी होगी, लॉन्गेस्ट होगी सबसे, इसी का स्पेशल नाम क्या है व्यास है, ठीक है। व्यास को ही जीवा कहेंगे, लेकिन ये सेंटर से होकर जा रही है, किससे होकर जा रही है, सेंटर से होकर जा रही है। और सब में ये क्या है, इस सब से क्या है, ये बीच वाला ये सेंटर से होकर जा रही है, ये बड़ी है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है व्यास स्पेशल नाम दे दिया जाता है, ठीक है। ऐसे दिया हुआ है इसमें, ये भी एक जीवा हो गया, देखिए छोटा वाला। और पी क्यू क्या है, यदि जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तो उसे व्यास कहलाता है। तो ये पी क्यू आपका क्या है सी से होकर जा रही तो व्यास कहलाता है। नोट में क्या दिए हैं, व्यास की लंबाई त्रिज्या की लंबाई की दुगुनी होती है। व्यास की जो लंबाई है त्रिज्या की लंबाई की दुगुनी, आपको नहीं समझ में आया, देखिए हम समझाते हैं। ये हो गया आपका वृत्त, ठीक है, इस सेंटर हो गया, सेंटर से सिर्फ परिधि पर जो रेखा जाती है उसे क्या कहते हैं रेडियस कहते हैं, ठीक। अच्छा, इधर से भी सेंटर से होकर जा रहा है, ये भी क्या है रेडियस। अब देखिए तो एक सीध में ये दोनों हो गया, तो एक इधर से थोड़ा सा आर, इधर वाला आर एगो सेंटर से लेंगे, वो सेंटर ले लेते हैं, ठीक है। इधर से आर, तो आर आर यानी आर प्लस आर का आर हो गया 2r। तो ये दोनों मिल के, दोनों आर मिल के क्या हो गया, ये सेंटर से होकर जा रही है, तो सेंटर से होकर जा रही है तो इसे क्या कहते हैं व्यास कहते हैं। तो व्यास कहते हैं, तो व्यास को डी से सूचित किया जाता है, यानी व्यास बराबर हो गया 2 गुने त्रिज्या। क्या हो गया व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या यानी आर। तो यही हुआ व्यास की लंबाई त्रिज्या के दुगुनी है। व्यास की लंबाई क्या है त्रिज्या के दुगुनी है। या आप यहाँ कह सकते हैं कि जो आर है वह व्यास का हाफ है, व्यास भागा 2, या व्यास को डी से सूचित किया जाता है बाटा में 2, यानी वृत्त की जो त्रिज्या है वह व्यास की आधी है, ऐसे भी कह सकते हैं। दिमाग थोड़ा लगाइएगा, ठीक है, एग्जाम में घुमा के ही देता है, इसी से फॉर्मूला बन जाता है।
चलिए अब अगला पेज में देखते हैं। ठीक है, ये हमको डिफिनेशन आप लोगों को बता दी है कि आप कैसे लिखिएगा, इसीलिए हम लिख के बता देते हैं, लेकिन अपने लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हैं इसको। अगला पेज में क्या है, चाप। अब देखते हैं, माने ये सब जानना जरूरी है क्योंकि इसी पर आपका क्वेश्चन सब रहेगा। अब चाप आ जाएगा, बीच में तीर्थ खंड आ जाएगा, ठीक है, जीवा आ जाएगा, व्यास आ जाएगा, ये सब मालूम नहीं रहेगा तो सवाल कैसे बनाइएगा। देखिए चाप यानी अक्र क्या है, परिधि के एक खंड को चाप कहते हैं, जैसे ए बी एक चाप है। बहुत सारा सिंपल में आपको समझाता है, चाप ही नाम है, चाप जनरली आप लोग जानते होंगे। चाप ऐसे रहता है, ऐसे नहीं, ठीक है, घुमा हुआ रहता है, थोड़ा इस तरह का चाप रहता है ना। तो नाम ही है कि परिधि के, मान लीजिए ये आपका परिधि का भाग है ना, ये गोल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वृत्त बन जाएगा। तो ये छोटा सा ऐसे ले लिए, थोड़ा सा हल्का सा ऐसे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, परिधि क्या ना, मैंने हर जगह के कट कर लेंगे, छोटा छोटा ये ले लेंगे पार्ट, माने सर्कल का पार्ट, जैसे ये सर्कल हो गया, ठीक। अब इसमें से मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कट कर लेते हैं, ए और बी, तो इसी को हम क्या कहेंगे, चाप कहेंगे। इधर से कट कर लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक सी और डी ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको कट कर लिए, तो इसी को क्या कहेंगे, हम चाप कहेंगे। तो हर खंड को क्या कहेंगे, परिधि के प्रत्येक खंड को ही क्या कहा जाता है, चाप कहा जाता है। देखिए परिधि के एक खंड को चाप कहते हैं। जैसे ए बी आपका देखिए, ए बी हो गया, ए और बी, क्या यहाँ से पूरा ए बी यहाँ तक। फिर आप कह सकते हैं पी बी, ये भी हो गया चाप। फिर कह सकते हैं क्यू बी, यानी परिधि के खंड को ही क्या कहा जाता है, चाप, जिसे इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस कहा जाता है परिधि को, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस के माने छोटे छोटे पार्ट को ही क्या कहा जाता है, चाप यानी अक्र कहा जाता है। एपीबी लघु चाप है तथा एक्यूबी, देखिए एपीबी ऊपर से क्या हो गया, यहाँ पिक्चर में देखिए एपीबी इधर से क्या हो गया, लघु चाप हो गया, और एक्यूबी इधर से क्या हो गया, ये आपका छोटा चाप हो गया। अब चाप का तो यहाँ सिंबल नहीं दिए हैं, अगर लिखना है आपको एपीबी तो लिखेंगे एपीबी, ऊपर से आप क्या कीजिएगा, टोपी पहना दीजिए, तो चाप का सिंबल हो गया। ये छूट गया है, ठीक है, नहीं छोटा नहीं, यहाँ दिया हुआ है। एपीबी लघु चाप है तथा एक्यूबी दीर्घ चाप है। चाप को एबी भी कह सकते हैं आप, इस तरह कर दिए थे, क्या हो गया, लघु, माने इसका चाप का ही सिंबल हो गया, ठीक है। तो सिंबल दिया हुआ रहेगा, कहीं भी लिखेंगे। अब लिखेंगे हिंदी में, चाप ए बी की लंबाई, इतना लिखेंगे। हम डायरेक्ट लिखेंगे ए बी, आप ए बी लिख कर इसको हम टोपी पहना देंगे तो हो जाएगा क्या, चाप हो गया, यानी अक्र हो गया। चलिए अगला देखते हैं, तिर्ज खंड अब क्या होता है, मेन ये एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा परिबद्ध हो, उस वृत्त का तिर्जखंड कहते हैं। अब हम आपको समझा रहे, देखिए क्या कहा है, एक वृत्तीय क्षेत्र है, मान लीजिए ये वृत्तीय क्षेत्र है, ठीक, और का ये सेंटर हो गया, सेंटर से दो गो हम रेडियस लेते हैं, एक ऐसे, ठीक, और इधर वाले को हम मिटा देते हैं, ठीक है। तो हाइज और नीचे वाला थोड़ा सा क्या है, अक्र है, अभी बताएं चाप है, ये परिधि का छोटा भाग है। तो परिधि का ये छोटा भाग और दो गो रेडियस मिल के ही आपका तिर्जखंड का निर्माण करता है, ठीक है। जैसे ऐसे हो गया, रेडियस हो गया, रेडियस से नीचे भरे से थोड़ा परिधि है, ठीक है, ये सेंटर से कट करके निकला है, किससे, वृत्त से ही निकला है, तो इसे हम क्या कहेंगे, तिर्जखंड कहेंगे। इधर वाला पार्ट जो बच गया आपका, इधर वाला जो पार्ट बच गया, इसे क्या कहेंगे, दीर्घ तिर्जखंड कह सकते हैं। इसे हम क्या कहेंगे, लघु कहेंगे। छोटा सा वृत्त के छोटे से भाग को ही क्या कहा जाता है, तिर्जखंड कहते हैं। नाम से ही मालूम चला, देखिए नाम ही है तिर्ज अखंड, तिर्ज्या के द्वारा जो काटा गया खंड है उसी को क्या कहेंगे, तिर्ज खंड यानी सेक्टर कहते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला पेज में दिया है, देखिए तिर्जखंड कहलाता है, जैसे छायांकित भाग जो है, छायांकित भाग इसको हम रंग दिया, ऐसे रंग दिया, ठीक है, ये वृत्त से ही कट करके निकाला गया है, तो ये लघु तिर्जखंड हो गया,
ये क्या हो गया, लघु तेजखंड हो गया। ये वाला जो ऊपर वाला जो हो गया ये दीर्घ तेजखंड। तो लघु तेजखंड दीर्घ तेजखंड का क्षेत्रफल पूछता है। इसका नाम लिखा OAPB केंद्र O वाले वृत्त का लघु तेजखंड है। कोण AOB ये एंगल हो जाएगा बीच वाला, ये एंगल ही मान लीजिए, ये तेजखंड यहाँ पे क्या हो गया, ये थीटा मान लेते हैं, एंगल हो गया, ठीक है। फिर OA आप यहाँ पे ले लीजिए इधर वाला AQP यहाँ पे है ना, नहीं है यहाँ, AQB आपका क्या है, दीर्घ तेजखंड है। इधर से आपका APB क्या है, आपका लघु तेजखंड है। तो ये आपका क्षेत्रफल, इससे देखेंगे इसमें फॉर्मूला भी, अभी तो फॉर्मूला इसके बारे में समझा रहे हैं, डिफिनीशन। अब देखिए वृत्तखंड, वृत्तखंड सिंपल सा है, वृत्तखंड है। वृत्त का कोई खंड ले लीजिए, मान लीजिए कि आप यहाँ से जीवा ले लिए और जीवा से हम इसको कट करके निकाल लिए, इसको छायांकित कर दिए, तो छोटा सा हो गया वृत्त का भाग, तो वृत्तखंड हो गया। ये ऊपर वाला हो गया 12, तो ये क्या हो गया, दीर्घ वृत्तखंड हो गया। बस इसका भी एरिया हम जानेंगे, ठीक है, यही तो मेन है। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा और संगत चाप के बीच परिबद्ध घिरा, माने बीच से बंधा हुआ है, परिबद्ध है माने घिरा क्षेत्र को ही वृत्तखंड कहलाता है। अब आपको हम बता रहे, देखिए ये मान लीजिए वृत्त हो गया, ठीक, यहाँ से हम जीवा को मिला है, तो ये तो जीवा हो ही गया, और प्लस में ये परिधि हो गया। तो परिधि आए जीवा के बीच में जो है क्षेत्र बचा आपका, इसी को क्या कहेंगे, वृत्तखंड कहेंगे। तो ये हो गया लघु, लघु माने छोटा, इसको कहेंगे 12, 12 यानी दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, ठीक है। एक जीवा वृत्त को 2 भाग खंड में बांटती है, 12 भाग दीर्घ वृत्तखंड, छोटा भाग लघु वृत्तखंड कहलाता है। जैसे आपका APB लघु वृत्तखंड, AQB ऊपर से दीर्घ वृत्तखंड, ठीक। नोट में क्या दिया है, जब तक अन्यथा न कहा जाए वृत्तखंड का अर्थ लघु। देखिए इसमें सवाल आपका रहेगा कि लघु, सीधे कहेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, तो सीधे कहेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो समझिएगा कि क्या है, लघु वृत्तखंड है। अब जब कहेगा दीर्घ वृत्तखंड तो समझिए दीर्घ वृत्तखंड कह रहा था, इसका क्षेत्रफल निकलवे करेगा। लेकिन जब नहीं कहा जाए कि दीर्घ है कि लघु है, तो समझिए क्या है, लघु वृत्तखंड है। चलिए अगला देखते हैं, ठीक है। अगला है आपका, अब आइए फॉर्मूला देखिए, अब सब उससे रिलेटेड हो गया। अभी वृत्त से संबंधित और समझना है, ठीक है, छेदक रेखा है, बहुत सारा है, ठीक है, तो वो तो ज्यामिति में आएगा, जो थ्योरम में आएगा, ठीक है। अभी जो क्षेत्रफल से में जितना वृत्त से संबंधित पढ़ना था वो समझेगा, ठीक है। अब एक पूछता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है आपका, वृत्त में सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, ठीक। वृत्त में ये सब जीवा है, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा क्या कहते हैं, तो व्यास। तभी तो बताया पिछले बैक में थोड़ा कि सेंटर से होकर जा रही है, तो सबसे लेंथ इसका बड़ा है, यानी लॉन्गेस्ट है, यानी बड़ी है, इसीलिए इसका व्यास नाम है। तो इस तरह से अभी वृत्त से संबंधित ज्यामिति में बहुत पढ़ना है, ठीक है, वहां भी बताया जाएगा। ऐसे वृत्त से संबंधित हम बताए हैं पिछले वीडियो, इस समय बहुत सारा है, सब चैप्टर बाय चैप्टर कह ही रहे हैं कि सब चैप्टर बाय चैप्टर हम पढ़ाए, थ्योरम पढ़ाए। आप बैक में जा सकते हैं और देख सकते हैं चैनल पे आप। चलिए इसमें आप फॉर्मूला देखेंगे। अभी बताया व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या, इसको इंग्लिश में भी ले लिए हैं, ठीक है। D इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई R यानी डायमीटर, R से रेडियस हो गया, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ से हम त्रिज्या का फॉर्मूला निकालेंगे, तो देखिए ना यहाँ से फॉर्मूला एक ही याद रखिए, D बराबर क्या हो गया, 2 गुने R, इसी को हिंदी में दिया हुआ। अब यहाँ से आप R निकालिए, तो R रहने दीजिएगा, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो D बटा 2 लिखिए या D भागा 2 इक्वल टू R लिखिए। तो ये फॉर्मूला लिखिए, या R बराबर D बाई 2 लिखिए, या लिखिए D बराबर 2 इंटू R। तक तीनों में से आप क्या रख सकते हैं, एक याद रखिएगा, एक याद रखिएगा, तो ये दोनों ऑटोमेटिक बन जाएगा। फॉर्मूला जो होता है बहुत सारा होता है, एक पर 2 3 बन सकता है, और आपका जो बुक में दिया रहता है उस पर एग्जामिनर फॉर्मूला उसको घुमा के पूछता है, जो एक्स्ट्रा आप बनाइएगा इसमें से निकालिएगा। तो आप एक याद रखिएगा, क्योंकि ज्यादा याद रखे बच्चा लोगों से ज्यादा याद नहीं होता है, ठीक है। एक याद रखिएगा, उसी पर मान इधर उधर डाल के आप निकाल सकते हैं। धीरे धीरे जैसे दिमाग, जब क्लास 10th से जैसे ही आप 11th में जाइए, 12th में, तो आपका थोड़ा दिमाग बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है।
चलिए देखते हैं, यदि वृत्त की त्रिज्या r हो तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, सिंपल सा है। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें देखते हैं हम वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हुआ एरिया, तब इससे अगर हम रेडियस का फॉर्मूला निकाल लेंगे जब क्षेत्रफल दिया हो, तो क्षेत्रफल दिया हो तो देखो तो एरिया मान लेते हैं हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, ठीक। तब पाई आएगा तो इसमें बाई में हो जाएगा, इधर बचेगा आर स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर आएगा तो कथी हो जाएगा, टोपी पहन लेंगे यानी रूट आ जाएगा। तो जब क्षेत्रफल दिया हो तो वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होगा रूट अंडर वृत्त का क्षेत्रफल और बटा में पाई, पाई का वैल्यू यही डाल देंगे 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर, यानी होगा 2a बाई 7 बाई 22 और रूट अंडर ए, तो ये भी हो गया। माने एक से आपका इससे आप निकाल सकते हैं, समझ गए। चलिए इसमें और बताएं, यदि वृत्त का व्यास d हो, मान लीजिए रेडियस है तो पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल, अगर वृत्त का व्यास दिया हो तो यहाँ रेडियस की जगह क्या होता है व्यास, आपका रेडियस d दिया है तो रेडियस का फॉर्मूला क्या बताया, d/2 बताया, तो d/2 का होल स्क्वायर इधर पाई, तो क्या हो गया पाई और d का स्क्वायर बटा 2 दूना 4। तो जब व्यास दिया हो तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई d²/4 हो गया, वही हम लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ सब। यदि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हो तो देखो अभी तो हम बताएं वृत्त की त्रिज्या, तो रूट अंडर वृत्त का क्षेत्रफल बटा पाई, पाई का मान 22/7 रखिएगा, 7 नीचे ऊपर भाग जाएगा, यानी 7 मल्टीप्लाई वृत्त का क्षेत्रफल बाई पाई हो जाएगा। इकाई का स्क्वायर लिखेंगे, या छूट गया है क्योंकि एरिया जब निकालते हैं नहीं तो रेडियस है ना, त्रिज्या है ना, तो त्रिज्या का सीधे लेंथ होता है, मैंने मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, एरिया रहेगा तो स्क्वायर करें। व्यास है, अब देखिए जब वृत्त का क्षेत्रफल दिया हो तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हो तो व्यास पूछेगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल मैंने 4 और बटा पाई और रूट चढ़ा देंगे, तो सर्व इसी से निकाला गया है, आपको इसी फॉर्मूला से। अब देखिए कैसे निकला है, देखिए ये वृत्त का क्षेत्रफल है डी के रूप में, व्यास के रूप में, देखो इधर वृत्त का क्षेत्रफल है तो ये 4 बटा में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई, मान लीजिए हम वृत्त का क्षेत्रफल उतना हिंदी में नहीं लिखते, एरिया लिख रहे, ठीक। पाई गुना में इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, ठीक। डी है का स्क्वायर है तो स्क्वायर आता है तो रूट हो जाता है, तो क्या हो गया डी बराबर ये हो गया, तो ये निकल गया। तो आपको एक याद यही रखना है, इससे आपका ये दोनों निकल जाएगा। अगला पेज में देखते हैं, यदि वृत्त की त्रिज्या r हो तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर, अब देखिए वृत्त की परिधि 2 पाई आर, और आपका यहाँ से r दिया है तो ये पाई, अगर व्यास दिया रहता तो r का वैल्यू क्या है, r का वैल्यू व्यास में क्या होता है d/2, 2 से 2 खत्म, तब हो गया नया फॉर्मूला d के रूप में वृत्त की परिधि पाई d, देखिए वृत्त की परिधि पाई d। अगर व्यास दिया है तो आप डायरेक्ट पाई डी फॉर्मूला लगाइए परिधि का, है ना, तो आर दिया है तो आप 2 पाई आर लगाइए, और नहीं तो डी है तो डी से आप आर निकाल लीजिए, तो आर बराबर क्या होता है व्यास बटा 2, मान लीजिए व्यास 10 दिया है तो 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर कथी आ गया रेडियस, इस फॉर्मूला पर डाल दीजिए 2 पाई आर, पाई का वैल्यू 22/7 ये सब बता रहे हैं, इसमें आगे दिया हुआ है, ज्यादा स्टेप दिमाग लगाने का जरूरत है। डी बराबर व्यास हो गया, ठीक। अब ये वृत्त की त्रिज्या परिधि बटा 2 पाई, अब इसी से हो गया ना, मान लीजिए वृत्त की परिधि, सर्कमफ्रेंस इंग्लिश में कहते हैं कि वृत्त की परिधि आपका दिया हुआ है, तो वृत्त की परिधि इधर हो गया 2 पाई आर, इधर कुछ भी वृत्त की परिधि दिया हुआ है, इससे आर निकाले, आर रहेगा 2 पाई आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसी से फॉर्मूला हो गया कथी परिधि बटा 2 पाई, वृत्त का व्यास परिधि बटा पाई हो जाएगा। अब इसको हम आर को d/2 करेंगे तो इधर उधर करेंगे तो कर देंगे, यहाँ से निकाल लेते, वृत्त की त्रिज्या परिधि, वृत्त की त्रिज्या क्या हो गया d/2, इधर परिधि हो गया कथी परिधि बटा 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, तो d बराबर परिधि बटा पाई। अर्धवृत्त की परिमिति यानी चाप, अर्धवृत्त देखिए अर्धवृत्त कैसे है, ये हो गया यहाँ से हो गया, तो अर्धवृत्त परिमिति माने क्या होता है घेरा, परिमाप माने घेरा यानी पेरीमीटर जिसे कहते हैं, तो मान लीजिए अर्धवृत्त ये है तो ये क्या हो गया आपका, ये चाप हो गया, तो चाप हो गया तो आपका चाप ए भी हो गया, तो चाप कहिए या यहाँ से कहिए, और पूरा वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, ये हाफ व्यास हो गया, तो व्यास से जब कट करके निकला वृत्त का हाफ तो क्या हो गया अर्ध परिधि यानी आधा, तो 2 से 2 यानी पाई आर
क्या हो गया आपका पाई आर। आई व्यास हो गया था आर के रूप में हो गया 2r, ऐसे आर कॉमन लेंगे तो पाई प्लस 2 हो गया। अब ये हो गया फॉर्मूला अर्धवृत्त की परिमिति, और नहीं तो यहाँ से पाई का वैल्यू डालेंगे तो 22/7, ठीक। आप प्लस में 2, इसका 7 दूना 14, 14 और 22 कितना हो गया 36/7, ये आपका। तो ये हो गया अर्धवृत्त की परिमिति यानी चाप ए बी प्लस में जीवा ए बी, इसको रेडियस कहते हैं, इसका डी। तो पाई आर इंटू पाई प्लस 2 हो गया। चलिए अगला अब देखते हैं। देखो यहाँ पे सॉल्व कर दिया, आर इंटू 22/7 हम सब कर दिए हैं कि आपको दिक्कत नहीं होता, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं फॉर्मूला, डायरेक्ट ये लिख सकते हैं 36/7 इंटू आर अर्धवृत्त की परिमिति। यदि व्यास दिया हो तो अर्धवृत्त की परिमिति अब इसी पर निकाल लेंगे dy2 करके, यानी 18/7 इंटू डी। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, अर्धवृत्त का है तो हाफ से यानी 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी अर्धवृत्त की क्या होगा क्षेत्रफल हो गया। चलिए अगला देखते हैं। फिर है अब आपको क्या है इसमें थीटा कोण पर बने तेजखंड का क्षेत्रफल देखिए, तेजखंड का, ये तेजखंड है तो तेजखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ठीक। तो यहाँ लिए क्या थीटा बटा 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी थीटा रेडियन में हो तो, लेकिन ये अभी नहीं पढ़ना, ये रेडियन में है, ठीक है, लेकिन दे दिए हैं लेकिन नहीं देता है 10th क्लास में। यदि थीटा डिग्री रेडियन में हो तो आपको थीटा बटा 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का क्षेत्रफल, आई हो गया 2 पाई। अब देखिए थीटा कोण पर बने तेजखंड का क्षेत्रफल यही हो गया आपको पाई आर स्क्वायर। तो इसको लिखने का तरीका जैसे देखिए फॉर्मूला बता दिए पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। अब इसी को कैसे लिख सकते देखिए, हाई थीटा बटा 360 इधर और गुना में पाई आर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। या एग्जामिनर एमसीक्यू में क्वेश्चन देता है कि तेजखंड का क्षेत्रफल, तो ऐसे भी देता है 2 थीटा बटा 720 और मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। इसका अर्थ क्या है 2 से इसको कट करेंगे 360 आ जाएगा। अब बच्चा घबरा जाएगा, नहीं हम तो जानते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, हो ही नहीं जानते, तो दिमाग लगा देगा ना एग्जामिनर, इस तरह दे देगा या इस तरह दे देगा, कोई दिक्कत ये दिया हुआ है, ठीक। थीटा जो होता है एल बटा आर होता है, एल जो होता है चाप की लंबाई, आर होता है त्रिज्या, तो आप थीटा निकाल सकते हैं। एल चाप द्वारा बने तेजखंड का क्षेत्रफल, तो एल बटा 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। अगर चाप दिया है तो एल चाप द्वारा अगर तेजखंड बनता है, ये नीचे वाला ये दिया होता है ये फॉर्मूला, तो ये एक्स्ट्रा फॉर्मूला है बाबू, ये एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा, आपको मात्र ये पढ़ना सिर्फ, लेकिन लिख दिए हैं क्या अब याद रहेगा, पूछ सकता है, कोई गारंटी थोड़ी है। चलिए लेकिन सवाल जब बताएंगे उस वहां भी हम फॉर्मूला बताएंगे, समझाएंगे, तभी तो सवाल बनेगा, लेकिन यहाँ मेन है कि एक जगह फॉर्मूला हो जाएगा तो सही रहेगा। अब आइए यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका वृत्तखंड एपीबी है, देखिए वृत्तखंड नीचे एपीबी, यहाँ पे दिया हुआ है एपीबी, नीचा वाला हाई वाला रंगा हुआ है साइडेड पार्ट, एपीबी का क्षेत्रफल। तो देखिए तेजखंड के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हो जाएगा, सिंपल सा है। देखिए ये आपका हो गया, मान लीजिए वृत्त, वृत्त से ये तेजखंड हो गया आर के द्वारा, ये आर है, ये क्या है आर है, ओ है, ये थीटा मान लीजिए कुछ भी होगा, और यहाँ से ये जीवा मिला दिए तो है जो वृत्त का पार्ट जो अभी ना वृत्तखंड बताया है कि जीवा द्वारा जो काटा गया भाग है उसी वृत्त का वृत्तखंड कहते हैं। तो इसका निकालने का सिंपल सा है कि पूरा तेजखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो आ जाएगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुने ऊंचाई होता है। तो यहाँ 90 डिग्री होगा तभी आधार गुने ऊंचाई लगाएंगे, अगर 60 डिग्री होगा तो उसका लगाएंगे 1/2 साइन थीटा मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, ये लगाएंगे, ठीक है, ये बताएंगे इसमें दिया होगा, ठीक है। पहले सिंपल सा समझ लीजिए कि प्रोसेस समझ लीजिए कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। तो पूरा तेजखंड के क्षेत्रफल में से ये फॉर्मूला हो गया कि तेजखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल घटाएंगे। अब त्रिभुज एओबी क्या है, समबाहु त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज है कि कौन सा त्रिभुज है, ठीक है।
ये मेन हो गया, इस कंसेप्ट हो गया। अब इस पर आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। चाप की लंबाई पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो मेन पढ़ना है। चाप की लंबाई पाई आर थीटा बटा 180, बचा तो ये रट लिया। देखिए एग्जामिनर देगा 2 पाई आर थीटा बटा 360, बाबू यही है, 2 से कैंसिल होगा तो 180, यानी हो गया पाई आर थीटा बटा 180। आईएमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा तो ई रहेगा, ई नहीं रहेगा, इसी को लिख देगा थीटा बटा 180 मल्टीप्लाई पाई आर, बात हो गया ठीक। या 2 लगा देगा तो यहाँ लगा देगा 360। चलिए अगला देखें, तेज खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 300। और तेज खंड की परिमिति देखिए, कंसेप्ट परिमिति देखिए, ये तेज खंड हम सिर्फ लेते हैं ठीक। अब यहाँ से ये थीटा हो गया, तो परिमिति घेरा होता है, 2 गो रेडियस है, आई क्या है, चाप है, तो 2 रेडियस है, दोनों रेडियस तो इक्वल होता है, तो 2r और प्लस चाप की लंबाई क्या था, पाई आर थीटा बटा 180 है, ये तो है। बस ये दोनों का वैल्यू जोड़ देंगे तो हो जाएगा कति, तेज खंड की परिमिति, क्योंकि चाप द्वारा और 2 गो रेडियस द्वारा ही तो तेज खंड का निर्माण होता है। तो r प्लस आर प्लस पाई आर थीटा बटा 180। अब 2r हो गया, अभी क्या हो गया, 2r प्लस पाई आर थीटा बटा 180। अब दोनों में क्या है कॉमन, दोनों में कॉमन r ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, 2 प्लस इसमें 2 और इसमें बचा पाई थीटा बटा 180, हो गया यही। चलिए अगला पेज देखते हैं। अगला पेज में है वलय का क्षेत्रफल। तो वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, मान लीजिए कि ये है और एक 12 वाला, तो ये 12 वाला वृत्त है, तो इसका सेंटर तो यही है, छोटका का इसी वलय का है, सेकेंडरी वृत्त, तो इसका रेडियस ही बड़का आर। पहले कॉन्सेप्ट समझिए, हम कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, फॉर्मूला बनाई जा रहे हैं। एक छोटका के लिए है छोटका आर। अब बताइए ये रास्ता हो गया, रास्ता का क्षेत्रफल कह सकता है या वलय का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से, तो बड़का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर बड़का आर स्क्वायर, में से छोटका वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर छोटका आर स्क्वायर। अब देखिए दोनों में से पाई कॉमन ले लेंगे तो बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर, या पाई अभी फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, या ए माइनस बी। तो छोटका आर बड़का आर प्लस छोटका आर, फिर छोटका आर बड़का आर माइनस छोटका है। तो ये फॉर्मूला लीजिए, या ये लीजिए या ये लीजिए। तो ई लीजिएगा तो 2 बार पाई का वैल्यू डालना होगा, ई लीजिएगा तो 1 बार पाई का वैल्यू डालना होगा, ई लीजिएगा तो 1 बार पाई का वैल्यू डालना होगा। तो बहुत आसान है। अब देखिए पाई आर बड़का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर छोटका, पाई कॉमन ले लिए तो बड़का आर स्क्वायर माइनस छोटका। अब ये हो गया पाई बड़का आर प्लस छोटका, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा देंगे। ये हो गया वलय का छायांकित कर दिए हुए। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 और माइनस, अब देखिए यही हुआ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 और माइनस 1/2 साइन थीटा आर स्क्वायर, यही ले लिए। अभी तेज खंड का क्षेत्रफल कंसेप्ट देखें बैक वाले पेज पे, और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 साइन थीटा मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। अब इसमें भी आर स्क्वायर है, देखिए इसमें भी आर स्क्वायर, तो यही कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा फॉर्मूला, कॉमन ले लेंगे तो फॉर्मूला बनेगा पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये साइन क्यों लिए, क्योंकि थीटा का वैल्यू आपका 60 होगा, 30 होगा, 45 होगा, तो यहाँ मान पुट करेंगे तो आ जाएगा। तो यही तेज खंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया आपका, ठीक है। वृत्तखंड की परिमिति, अब वृत्तखंड है ये ना, वृत्तखंड है ये, तो वृत्तखंड की परिमिति देखिए ना, जीवा जीवा प्लस में नीचे वाला चाप, दोनों को जोड़ देंगे तो चाप हो गया एल, ये हो गया आपका क्या कहा, वृत्तखंड की परिमिति, तो चाप ए बी हो गया, तो चाप की लंबाई निकाल सकते हैं, ए बी आपका जीवा हो गया, और नीचा से ए बी हो गया चाप, तेल हो गया, ये पाई चाप ए सी बी आपका एल हो गया चाप, ठीक है, ए सी बी प्लस में पाई या थीटा बटा 180 चाप की लंबाई
नहीं, एक गड़बड़ देखिए यहाँ पे सही से देखिए, ये ए बी लिखा हुआ ये है तो आपका जीवा, ठीक है, जो लेंथ यह लेंथ लिखा गया यहाँ, अच्छा इसीलिए गड़बड़। देखिए एल बराबर जीवा की लंबाई, ठीक, एक मिनट देखिए, जैसे आपका ये हो गया, ठीक। अब मान लीजिए वृत्तखंड, ये त्रिज्या के द्वारा दिया हुआ था, ये त्रिज्या ये हो गया। चलिए हम मान लीजिए जीवा ले लिए, वृत्तखंड हो गया, सिंपल समझिए वृत्तखंड हो गया। तो वृत्तखंड की परिमिति, तो वृत्तखंड की परिमिति सेंटर है यहाँ से, तो ये जीवा हो गया, जीवा हो गया, और ये चाप हो गया, इसी से घेर करना ये जो क्षेत्र बना उसे वृत्तखंड कहते हैं। तो ये जीवा हो गया, तो जीवा की लंबाई को हम एल से डिनोट किए हैं, इसलिए यहाँ गड़बड़ है, क्योंकि चाप की लंबाई को एल से ही डिनोट किया जाता है, दिमाग में तो वही बैठा हुआ। लेकिन यहाँ पे ए बी यहाँ लिख दिए हैं कि ये भी क्या है, जीवा है। एल एल लिखे, लेकिन यहाँ लिखे हैं जीवा की लंबाई, ठीक है, ए बी। और नीचे चाप का फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिए हैं आपका पाई आर थीटा बटा 180, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि एल आप प्लस ये आपका ए सी बी है, तो ए सी बी और टोपी पहना क्या, तब लिखते एल आप प्लस में पाई आर थीटा बटा 180, तब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत। चलिए अगला देखते हैं। अगला, यदि वृत्त की त्रिज्या, अब देखिए इससे एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए फायदा होगा। यदि वृत्त की त्रिज्या k बाई एक्स गुनी कर दी जाए तो क्या होगा, तो इससे जब वृत्त की त्रिज्या k बाई एक्स गुनी कर देंगे तो अब क्षेत्रफल कहेगा कितना गुना, परिधि कहेगा कितना गुना, तो इसी से आपका बन जाएगा, ठीक है। यदि परिधि x गुनी कहे, क्षेत्रफल k स्क्वायर हो जाएगा, वही हो जाएगा। मान लीजिए आपका अगर कहेगा कि त्रिज्या k गुनी कर दी जाए, देखिए ये देने का इसका है कि वही रहेगा आपका, k दिया हो, ये लिखने का हम k बाई एक्स नहीं है, k बाई एक्स नहीं है आपका, k दिया हो या ऑब्लिक करके हम x दे दिए, x दिया हो या जथी दिया हो, कहेगा उतना गुनी हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर हम कहें कि त्रिज्या 2 गुनी हो गया, कै गुनी हो गया, 2 गुनी, तो कहेगा नए परिधि कै गुनी, तो 2 ही गुनी रह जाएगा। अगर कहेगा 3 गुनी, तो नया परिधि कै गुनी, तो 3 गुनी हो जाएगा, ठीक है। अगर परिधि वही कहा, परिधि x गुनी होगा। अगर कहेगा यह दिया हुआ, यदि वृत्त की त्रिज्या k या x गुनी कर दी जाए तो परिधि x से गुनी। यदि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, k स्क्वायर, क्या नंबर है, 16 नंबर ना, 16 के अंतर्गत ए बी लिखे हैं, तो इसी पर ना है कि त्रिज्या को k गुनी कहिए या x गुनी कहिए, तो परिधि x गुनी या k गुनी, अगर क्षेत्रफल k स्क्वायर या x स्क्वायर। अब बता रहे ना सवाल, यदि वृत्त की त्रिज्या 4 गुनी कर दी जाए, तो अब इसको बनाएंगे तो लेंदी प्रोसेस में, देखिएगा एमसीक्यू में बहुत सारा इसमें क्वेश्चन है। जब हम लेसन स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम बताएंगे लॉन्ग मेथड से आप प्लस शॉर्ट मेथड से, उसके बाद ये दोनों को बताने के बाद तब हम कहेंगे कि ट्रिक से, दिमाग में कैसे बनेगा, ठीक है। तो 4 गुनी कहेगा तो परिधि कै गुनी, तो 4 गुनी, क्षेत्रफल कै गुनी, तो यहाँ स्क्वायर का है, तो 4 चौका 16, इसको बनाएंगे 2 मार्क्स में, तो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। पहले त्रिज्या मान लेंगे तो पुराना त्रिज्या हो जाएगा, तो उसका परिधि निकालेंगे, नया त्रिज्या हो जाएगा 4r हो जाएगा या 4x हो जाएगा, उसका परिधि दोनों को डिवाइड करेंगे, मालूम चल जाएगा। यूनानी अक्षर पाई, पाई जो है वृत्त की परिधि बटा वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, पाई का वैल्यू कैसे आया, देखिए पाई कैसे निकला, वृत्त की परिधि और बटा वृत्त का व्यास होता है 2r, 2r से 2r खत्म, तो क्या निकला, पाई निकला कि नहीं। तो यूनानी अक्षर है पाई, जो सर्वप्रथम भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने पाई का मान 4 अंकों तक निकाला, यानी पाई इक्वल टू 3.1416 या 22/7 होता है, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट लेंगे, 3.14 ही लेंगे, ठीक है, 2 ही डिजिट लेंगे, या 22/7 को अधिक सही मान आपका 335 बटा, ये नहीं जानते, ये समझ लीजिए, इसका निकालेंगे तो 335/113, ये सही मान है। लेकिन हम ज्यादातर पाई का मान वैल्यू यूज करते हैं 22/7, अगर सवाल में पाई का वैल्यू नहीं दिया है तो यूज करेंगे 22/7 ही रखेंगे। अगर पाई का मान अगर 3.14 अगर दिया रहेगा तो ये डालेंगे, ये नहीं डालेंगे, अगर नहीं दिया रहेगा तो 22/7, और दिया रहेगा तो ये डालेंगे, ठीक है।
पाई का सन्निकट मान 22/। देखिए पाई का मान जो होता है 3.14 वो किसके निकट है? परिमेय संख्या के 22/7। किस भिन्न संख्या के करीब है? तो 22/7 ही के करीब है। ये घुमा के पूछ देगा ये कौन संख्या है, और परिमेय संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है पाई कौन संख्या है? परिमेय संख्या। इसका दशमलव प्रसार अनवसानी यानी अनावर्ती होता है, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग होता है, माने बढ़ते जाता बहुत होता है। ठीक है, शुरू में जो चैप्टर पढ़ना है शांता सा। अब देखिए लास्टिंग आपका पेज है कि नोट में पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी पहिए की परिधि। देखिए इस पर सवाल रहेगा आपको कि टोटल रहता है कि चक्कर मान लीजिए 4 चक्कर घूमे तो हम 800 मीटर दूरी तय किए। ठीक है, तो रेडियस बताइए, तो इस सब पर बताना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको एक चक्कर में, तो 4 चक्कर में 800, तो एक चक्कर में कैसो 200। तो एक चक्कर में जो दूरी आया वही तो एक चक्कर वृत्त है ना। तो एक बार यहाँ से हम घूम गए तो पूरा परिधि पर एक बार घूम गए, तो पूरा परिधि पर घूम गए तो परिधि का होता है 2πr। यही एक बार घूमे हैं तो 200 आया है। इसी के इधर उधर करके ई दोनों आएगा तो 22 में हो जाएगा, तार निकल जाएगा। तो इससे सवाल के लिए काम आएगा। वही लिख दिए कि पहिए द्वारा 1 मिनट में लगाए गए चक्रों की संख्या 1 मिनट में तय की गई दूरी बटा पहिए की परिधि। यहाँ तक आपका क्या हो गया? टोटल क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन कर रहे हैं, यह फॉर्मूला हो गया। और फॉर्मूला के बाद क्या देखेंगे? अब लेसन में हम सवाल एक एक देखेंगे। ठीक है, क्योंकि नए जो बच्चे 10th में जाने वाले हैं उसको भी फायदा हो जाएगा। आज जो अभी तो समय बाकी है, आपका नंबर चल रहा है, दिसंबर है, जनवरी या फरवरी में 15-17 से नया एग्जाम है। तो अभी ये चैप्टर अगर चलेगा तो चलता रहेगा। ठीक है, लेकिन जो हम पिछले वीडियो से हमें बताए हुए हैं क्षेत्र नीति से रिलेटेड चाहे आयतन से रिलेटेड क्वेश्चन 5 नंबर या ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सब कराए हुए, आप देख सकते हो। चलिए इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।